यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में that we are going to protect your right, your culture, your religion, your tradition. There's no compromise on that. राष्ट्रहित का मुद्दा। You know, we are all talking about UCC, but do we even know what UCC is? भारत एक ऐसा देश है जहां विविधता हमारी पहचान है, लेकिन क्या ये विविधता हमारी एकता में बाधा बन रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे समाज, संविधान और देश की एकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि यूसीसी क्या है, यह चर्चा में क्यों है, हिंदू कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत कानून क्या है, इसे लागू करने के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत यूसीसी के लिए तैयार है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से समझते हैं। क्या आप मानते हैं कि भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रस्तावित कानून है जो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून प्रदान करेगा, चाहे उनका धर्म या जाति कुछ भी हो। वर्तमान में भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं जो उनके धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937, ईसाई विवाह अधिनियम 1872। लेकिन ये व्यवस्था कितनी न्यायसंगत है? सुप्रीम कोर्ट ने 1985 के शाहबानो केस में कहा था कि भारत को यूसीसी की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव खत्म हो। पर राजनीतिक दबाव में सरकार ने कोर्ट के फैसले को कानून बनाने के बजाय उसको पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। अगर इसकी आवश्यकता की बात करें तो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त प्रदेश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। यह हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था कि एक ऐसा कानून बने जो सभी नागरिकों के लिए समान हो, चाहे उनका धर्म, जाति या लिंग कुछ भी हो। लेकिन ये सपना अधूरा क्यों रह गया? यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जो आज़ादी के बाद से ही चर्चा में है। 1950 के दशक में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे लागू करने की वकालत की, लेकिन धार्मिक संवेदनशीलताओं के कारण इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया, यानी कि ये अनिवार्य नहीं बल्कि एक लक्ष्य बनकर रह गया। हाल ही में यूसीसी फिलहाल सुर्खियों में फिर से आया। 2023 में उत्तराखंड ने इसे लागू करने का ऐलान किया, जिससे यह बहस और गर्मा गई और हाल ही में उत्तराखंड ने इसे लागू किया। क्या ये वक्त हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने का है, या फिर भारत की विविधता इसे असंभव बना देगी? तो चलिए अब हम यूसीसी के इतिहास को थोड़ा गहराई से समझते हैं। भारत में व्यक्तिगत कानूनों की नींव 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने रखी थी, जो उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून लागू किए। आज़ादी के बाद संविधान सभा में इस पर बहस हुई, लेकिन तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलताओं को देखते हुए आर्टिकल 44 के तहत इसे राज्य की नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया, जिससे यह अनिवार्य नहीं बल्कि एक आदर्श बन गया। 1955-56 में हिंदू कोड बिल लागू हुआ, लेकिन बाकी धर्म के लिए अलग अलग कानून बने रहे। 1985 में शाहबानो केस और फिर 2017 में 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यूसीसी की चर्चा को फिर से तेज कर दिया, जिसमें भारत के उच्चतम न्यायालय ने शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया कि ट्रिपल तलाक की प्रथा असंवैधानिक है। इस मामले को ट्रिपल तलाक मामले के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में उत्तराखंड में इसे लागू किया गया। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया जहां आज़ादी के बाद यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता लागू है। उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य बन गया देश की आज़ादी के बाद से, जहां रहने वाले
सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, सभी पंथ के लोग, अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया। हालांकि गोवा पहले से ही पुर्तगाली सिविल कोड के रूप में यूसीसी लागू करने वाला राज्य है, जो 19वीं सदी में पुर्तगाल शासन के दौरान लागू हुआ था और 1961 में गोवा के भारत में विलय के बाद भी जारी रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार यूसीसी पर अपनी राय दी है। शाबानो केस 1985 में कोर्ट ने कहा कि यूसीसी लागू करना संविधान की भावना के अनुरूप है। सरला मुदगल केस 1995 में कोर्ट ने फिर से यूसीसी की जरूरत पर जोर दिया। जस्टिस नरीमन ने कहा था कि यूसीसी बनाना संसद का काम है, लेकिन इसे जन सहमति से करना होगा। तो चलिए अब हम इसके पक्ष और विपक्षों के तर्कों को थोड़ा देख लेते हैं। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं होता। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। हमारे संविधान के डायरेक्टिव और प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। राष्ट्रहित का मुद्दा। यूसीसी के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि यह समानता और एकरूपता को बढ़ावा मिलेगा। इससे यूसीसी सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानून की वकालत करता है। आप ही सोचिए, अगर एक ही देश में रहते हुए हर किसी के लिए अलग अलग कानून हो तो क्या यह सही है? समान नागरिक संहिता समानता और एकरूपता सुनिश्चित करती है, जिससे भेदभाव खत्म हो सकते हैं। यूसीसी महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भी एक बड़ा कदम हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ व्यक्तिगत कानून महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन यूसीसी इस असमानता को खत्म करने में मदद करेगा। धर्मनिरपेक्षता का मजबूत आधार। संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। यूसीसी इसे और मजबूत करने का प्रयास करता है। सोचिए, अगर हर नागरिक के लिए समान नियम होंगे तो ये धर्मनिरपेक्षता की जड़ों को और मजबूत करेगा। कानूनी प्रक्रियाओं को आसान बनाना। यूसीसी लागू होने से कानूनों की जटिलता कम होगी। अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानूनों की बजाय एक समान कानून और प्रशासन को सरल बनाएगा। एक राष्ट्र एक कानून की अवधारणा भारत को और अधिक एकजुट बना सकती है। मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था कमा मुंशी जी ने। इसके कुछ विपक्षी तर्कों की बात की जाए तो सबसे बड़ा कहा जाता है कि यह सांस्कृतिक विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में है। कई समुदाय इसे अपनी परंपराओं और पहचान पर हमला मानते हैं। क्या समान नागरिक संहिता विविधता को खत्म करने की कोशिश नहीं है? कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को देखा जाए तो इतने बड़े और विविधतापूर्ण देश में सभी के लिए समान कानून बनाना और लागू करना आसान नहीं है। कुछ लोग इसे एक राजनीतिक हथियार मानते हैं तो कुछ इसे संविधान का उल्लंघन। संविधान ने सभी समुदायों को अपनी परंपराएं और धार्मिक नियम बनाए रखने के अधिकार दिए गए हैं, जिसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। कुछ धार्मिक समूहों का मानना है कि यूसीसी उनके धार्मिक अधिकारों में दखल देगा। क्या ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? That we are going to protect your right, your culture, your religion, your tradition. There's no compromise. दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया के कई देशों ने समान नागरिक संहिता को 200 साल पहले ही लागू कर दिया था? चलिए इन देशों की स्थिति को देखते हैं और जानते हैं कि यूसीसी ने उन्हें क्या सिखाया। फ्रांस, धर्मनिरपेक्षता का मॉडल, लेकिन यहाँ पर विवाद भी है। 1804 में नेपोलियन कोड ने फ्रांस को धर्मनिरपेक्ष बनाया। विवाह, तलाक और संपत्ति के लिए एक ही कानून लागू हुआ, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। 2023 में हिजाब पर बैन ने सवाल खड़े किए। तो क्या यूसीसी और धार्मिक आज़ादी टकराते हैं? दूसरा है नीदरलैंड, बाल विवाह का दुश्मन। नीदरलैंड में यूसीसी ने सभी के लिए शादी की उम्र 18 साल तय की है, चाहे कोई भी धर्म के हो। इससे बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं खत्म हुई और लड़कियों की जिंदगी बदल गई। तुर्की 1926 में यूसीसी लागू कर इस्लामी कानून हटाए, लेकिन आज भी धर्म और कानून के बीच तनाव है। कनाडा, लैंगिक समानता का चैंपियन। यहाँ यूसीसी ने तलाक के बाद पति पत्नी को बराबर हिस्सा देना सुनिश्चित किया। यह एक लैंगिक समानता का बड़ा उदाहरण है।
तो दोस्तों, क्या भारत इन देशों से सबक लेकर अपना यूसीसी बना सकता है? फ्रांस ने धर्मनिरपेक्षता को मजबूत किया, तुर्की ने इस्लामी कानून हटाए और नीदरलैंड ने बाल विवाह को खत्म किया। लेकिन भारत को अपनी विविधता के साथ संतुलन बनाना होगा। जैसा कि हमने बताया कि जस्टिस नरीमन ने कहा था कि यूसीसी बनाना संसद का काम है, लेकिन इसे जन सहमति से करना होगा। क्या आपको लगता है कि भारत इसके लिए तैयार है? यूसीसी का मतलब वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। जैसे उत्तराखंड के यूसीसी में आदिवासियों को छूट दी गई है, वैसे ही भारत को हर समुदाय की आवाज़ सुननी होगी। अहमदाबाद वीमेंस एक्शन ग्रुप केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लैंगिक न्याय का आधार बताया, लेकिन यह भी कहा कि यह संसद का काम है। तो दोस्तों, क्या भारत समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयार है? यह सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि हमारे समाज और संस्कृति का भी हिस्सा है। याद रखिए, एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब हम समानता और विविधता के बीच सही संतुलन बना पाए, जैसे उत्तराखंड ने आदिवासियों को छूट देकर ऐसा किया है। समान नागरिक संहिता सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि एक सपना है। एक ऐसा सपना जहां हर भारतीय नागरिक को बराबर का हिस्सा मिले। क्या आपको लगता है कि भारत यूसीसी के लिए तैयार है? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस महत्वपूर्ण बहस का हिस्सा बन सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपको ऐसे ही विषयों पर गहन चर्चा मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।